दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र शर्मा आज आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ एक विषय की जिसका शीर्षक है हरित क्रांति। दोस्तों 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारा देश कृषि उत्पाद और खाद्यान्नों की कमी की समस्या से जूझ रहा था, जिस पर 1947 में पड़ने वाले बंगाल के भीषण काल जिसमें लगभग 20 लाख लोगों की मृत्यु हुई, इस समस्या को एक विकराल रूप दे दिया। उस समय हमारे देश के कृषि भूभाग में केवल 10% भूभाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी और हमारा खाद्यान्न उत्पादन 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से था, जो तत्कालीन 30 करोड़ की जनसंख्या के पेट भरने के लिए नाकाफी था। इन समस्याओं के कारण हम खाद्यान्नों के लिए विकसित देशों पर पूर्णतः निर्भर थे। विकसित देशों से खाद्यान्न आयात के कारण हम आर्थिक और मानसिक रूप से उनकी गुलामी के दलदल में पूर्ण रूप से धंसते जा रहे थे। इन समस्याओं को उभरने के लिए हमारी तत्कालीन सरकारों ने प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बहुत प्रयास किए। इसके लिए प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादों और सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विशेष जोर दिया गया, लेकिन ये सारे प्रयास नाकाफी सिद्ध हुए। तत्पश्चात 1960 से 1963 के मध्य में विदेशों से हाई यील्डिंग प्लांट के बीज मंगवाए गए और उनका 7 राज्यों के 7 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया। ये प्रयोग सफल रहा और इस पूरी प्रक्रिया को उस समय हमारे देश के तत्कालीन वरिष्ठ वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने अपने हाथों में लिया और हमारे देश ने 1966 से 67 में औपचारिक रूप से इस हरित क्रांति को अपनाया। इसके तहत खाद्यान्न फसलों जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का में इन हाई यील्डिंग प्लांट के बीजों को अपनाकर इनसे कृषि उत्पादन बढ़ाया गया और इससे उत्पादन हमारे देश में इतना बढ़ा कि 1968 में हमारे देश का खाद्यान्न उत्पादन लगभग 170 लाख टन प्रति वर्ष हो गया। इससे हमारा देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना और विकसित देशों की मानसिक गुलामी से आज़ाद हुआ। लेकिन क्या हरित क्रांति का यही प्रभाव था? खाद्यान्न उत्पादनों में वृद्धि, क्या इसके कोई अन्य प्रभाव भी थे? मैं इसी के बारे में आज आपके सामने विशेष चर्चा कर रहा हूं कि जब खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा, इन हाई यील्डिंग प्लांट के बीजों को जब कृषि के क्षेत्र में अपनाया गया तो इनके लिए अधिक खाद, अधिक पानी, अधिक सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए हमारे देश में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ने लगा, कीटनाशी, पीड़कनाशी इनका प्रयोग बढ़ने लगा। इनसे संबंधित उद्योग धंधों का विकास हुआ, जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला और कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त करने की दृष्टि से तकनीक का आगमन हुआ, जिसमें ट्रैक्टर है, ट्यूबवेल है, सिंचाई की अनन्य सुविधाएं हैं, उनको अपनाया गया, जिससे इससे संबंधित उद्योग धंधे विकसित हुए और देश की आर्थिक वृद्धि होने लगी। और इन सब सुविधाओं को गांवों शहरों तक पहुंचाने के लिए भौतिक अवसंरचनाओं का भी निर्माण हुआ, जैसे रोड है, गांवों में बिजली की सुविधा है, सिंचाई की अन्य सुविधाएं हैं। इनसे संबंधित भी नए नए कारखाने, नए नए उद्योगपति हमारे देश में आए और एक आर्थिक अवसंरचना का पूरे देश में निर्माण हुआ, जिससे हमारे देश की आर्थिक तरक्की अप्रत्याशित रूप से हुई, जिसने हमारे देश की पूरी संरचना को बदल के रख दिया। ये हमारे देश में पड़ने वाले मूल रूप से हरित क्रांति के आर्थिक प्रभाव थे, लेकिन इनके साथ साथ कुछ हमारे देश में इसके सामाजिक प्रभाव भी पड़े, जैसे किसानों की आय बढ़ने के कारण वो जमींदार साहूकारों की जो है आर्थिक गुलामी से मुक्त हुए। उनमें शिक्षा का, सामाजिक चेतना का विकास हुआ, उनकी स्थिति सुदृढ़ हुई, उनमें एक राष्ट्रीय चेतना का निर्माण हुआ। इसके साथ साथ ही जो पहले किसान थे वो राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते थे। इससे जो आम किसान थे राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेने लगे, जिससे क्या है उनके एक समूह का निर्माण हुआ और उनकी समस्याएं राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने लगी और एक बड़े समूह के सामने एक सामूहिक उनके संबंध में परिचर्चाएं होने लगी, उनके समाधान खोजे जाने लगे।
कहने का मतलब ये है कि जो किसान जो था एक राष्ट्रीय परिदृश्य पर उभर के आया। इसके साथ साथ कुछ अन्य इसके दुष्परिणाम भी हुए, जैसे आर्थिक वृद्धि जब होती है तो उसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने आते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ राज्यों में यहाँ पर एक सीमांत किसान और एक समृद्ध किसानों के बीच में एक खाई बढ़ती गई, जो एक संघर्ष को रूप धारण करने लगी, जिससे हमारी सामाजिक ताना बाना भी हिलने लगा। और कुछ प्रदेशों में इस बढ़ती आर्थिक वृद्धि के कारण भी नशाखोरी, इन जमाखोरी, इस प्रकार की जो है सामाजिक बुराइयां भी पनपने लगी। लेकिन इन बुराइयों से पार हम देखें तो इस हरित क्रांति ने न केवल हमारे देश के खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ाने में सहयोग दिया, बल्कि जो है हमारे देश की आर्थिक वृद्धि, हमारे देश की सामाजिक वृद्धि, हमारे देश की पूर्ण परिदृश्य को, जिसमें हम राजनीतिक परिदृश्य से लेकर एक सामान्य व्यक्ति के परिवार के परिदृश्य को शामिल कर सकते हैं, को बदल के रख दिया। और सच्चे मायनों में इसने हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाया। तो मैं अपने शब्दों में कहूँगा कि आत्मनिर्भर भारत बनने की शुरुआत 1966 से 67 में ही हो चुकी थी। तब से लेकर आज तक हमारा देश निरंतर इस विकास की पटरी पर आगे बढ़ा जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।